नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त लोकतंत्र का नया अध्याय भी लिखा जा रहा है। तमाम सुनहरी यादों के साथ पुराना संसद भवन अतीत का हिस्सा बन गया, तो वहीं नया संसद भवन अब देश के विकास का नया राही बनेगा। भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। 75 साल बाद देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। पुराने संसद को विदाई देकर पीएम मोदी अपने सभी सांसदों के साथ पैदल ही नए संसद भवन पहुंचे। अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने सरकार और देश की उपलब्धियों पर गर्व जताया, तो वहीं विपक्ष को संदेश देते हुए कहा कि ये समय अतीत की हर कड़वाहट को भुलाने का समय है। वहीं आज मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब उम्मीद है कि 27 साल से अटके इस बिल को पास करा लिया जाएगा। नए संसद भवन में मंगलवार से विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर नए संसद भवन को आधिकारिक रूप से संसद भवन का दर्जा दे दिया है। 18 जनवरी 1927 को पुरानी संसद बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और मंगलवार 19 सितंबर को इसकी विदाई हो गई। इससे पहले पुरानी संसद में सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की ज्वाइंट फोटोशूट हुई। सुबह 11 बजे पीएम मोदी पुराने संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे। पीएम सेंट्रल हॉल से संविधान की कॉपी लेकर नए भवन तक पैदल पहुंचे। इस दौरान सभी एनडीए सांसद पीएम मोदी के पीछे पीछे नए संसद भवन की ओर चले। उसके बाद नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। सबसे पहले पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने नए संसद में चंद्रयान की उपलब्धि और G20 के सफल आयोजन के लिए देश को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद की शुरुआत हो रही है। देश संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये समय अतीत की हर कड़वाहट को भुलाने का समय है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी को मिच्छामी दुक्कडम। बता दें आपको, जैन धर्म के मुताबिक मिच्छामी का अर्थ क्षमा करने से और दुक्कडम का अर्थ गलतियों से है। इसका मतलब होता है कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। पीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने के लिए सभी दलों से अपील की। महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। इसके साथ ही लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। इधर जैसे ही लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया गया, उधर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए पेश कैसे कर दिया गया, जिस पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। दरअसल बिल को जब सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले कॉपी को सांसदों को देना जरूरी रहता है। विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा है। उधर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदुत्व की चर्चा तो होती है, क्या हम हिंदुत्व पर आ जाएंगे? दरअसल स्पीकर ओम बिरला सहित कई सदस्य उनके बैठ जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखनी जारी रखी। इस दौरान ही सदन में जमकर नारेबाजी होने लगी। हंगामे के बीच बुधवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब देखना है कि बाकी के 3 दिन नए संसद की कार्यवाही के दौरान पीएम मोदी देश को और कौन कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष तमाम सांसद पहुंचे थे।
प्रधानमंत्री ने सबके साथ फोटो खिंचाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। यहीं 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता स्थानांतरण की थी। बाद में संविधान ने भी यहीं पर आकार लिया। पीएम ने कहा, आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा और पैनल में आज कई खास महिलाएं हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ ज्योतिषविद रितु सिंह जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर वीणा घोराई जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षाविद प्रोफेसर ऐश्वर्या अवस्थी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ दो और खास मेहमान अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। और हमारे साथ चिकित्सा के क्षेत्र से डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति। रितु जी, आज गणेश चतुर्थी है और नई संसद का श्री गणेश हो गया है। कितना लाभकारी होगी ये संसद हमारे सांसदों के लिए? देखिए ऋषु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को बधाई देती हूँ गणेश चतुर्थी के साथ साथ नए संसद भवन की, क्योंकि एक राष्ट्रीय त्योहार का भी ये पर्व है। आज बहुत बड़ा पर्व है कि हमारा नया संसद भवन आज से शुरू हो रहा है, वहाँ कार्यवाही शुरुआत हो रही है। और देखिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान है, संकट दूर करने वाले हैं, तो निश्चय ही आज का दिन, आज का मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र के हिसाब से बहुत ही शुभ है। गणेश भगवान तो स्वयं भी सारे संकट हर लेते हैं, तो अगर किसी तरह की विघ्न बाधा भी होगी तो वो भी दूर होगी। और जहां तक बात करें कि आज जो बिल पेश हो रहा है उसके लिए भी बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो 27 सालों से जो महिला बिल पर एक तरह से बाधा, संकट के जो बादल मंडरा रहे थे, वो भी अब छटने को है। तो सबसे पहले मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी। और आज के दिन, आज का नक्षत्र बहुत शुभ है, साथ ही साथ गणेश भगवान, मतलब कह सकते हैं कि आसमान पूरी तरीके से साफ है और तारों की तरह महिलाएं चमकेंगी। बिल्कुल, तारों नहीं, चांद सितारे और सूरज की तरह चमकेंगी, तारों की तरह नहीं, बिल्कुल सूर्य और चांद की तरह। चलिए, चांद, देखिए चांद की उपमा दी जाती है ना, महिलाओं को चांद से उपमा दी जाती है, चांद की तरह सुंदर होती हैं, तो फिर बिल्कुल सूर्य और चंद्र की तरह चमकेंगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये देखिए ना कि गजब का संयोग भी है आज, क्योंकि भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देव माना गया है और किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में सबसे पहले जो आराधना की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, वो भगवान गणेश ही हैं। और कहते भी हैं कि गणेश भगवान की पूजा करने से, जैसा कि अभी आपने भी कहा, कि समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में नई संसद में कार्यवाही के लिए जो आज के दिन का चयन किया गया था वो भी बेहद शुभ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऋषु, बहुत शुभ रहा और अभिजीत मुहूर्त में शुरू किया गया। देखिए, पूरा जो भी ये राजनीतिक क्रियाकलाप है वो निश्चय ही किसी न किसी बड़े ज्योतिषी के निरीक्षण में ही हुआ है, क्योंकि सारी चीजें बहुत शुभ ली गई हैं। और हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री भी स्वयं भी बहुत ज्ञानी हैं, तो वो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। आपसे भी कुछ एडवाइस ली गई थी कि नहीं? देखिए, सारे ज्योतिष में तो सभी सम्मिलित है ना, क्योंकि जो ज्योतिष के सूत्र हैं वो सभी एक समान है। तो निश्चित तौर पे, और देखिए प्रथम पूज्य गणेश जी की जहां हम बात करते हैं ना, तो उनके दिन तो हमें बहुत मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, कोई बाधा भी है, दिक्कत भी है, तो गणेश भगवान का नाम लो और शुरू करो काम। तो आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ है। और देखिए, इस नई संसद से बहुत अच्छे अच्छे जो नियम है बिल्कुल आएंगे सामने, और बहुत पुरानी जो बिल हैं जो पास नहीं हो रहे हैं, निश्चित तौर पे पास हो। बिल्कुल, हर एक भारतीय यही चाहता है कि अच्छी अच्छी खबरें बाहर निकल कर आए नए संसद भवन से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त लोकतंत्र का नया अध्याय भी लिखा जा रहा है। तमाम सुनहरी यादों के साथ पुराना संसद भवन अतीत का हिस्सा बन गया, तो वहीं नया संसद भवन अब देश के विकास का नया राही बनेगा। आप किस तरीके से देखती हैं आज के इस ऐतिहासिक दिन को?
बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और देखिए, जैसे अब हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि भारत अब थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम एक बहुत ही विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें नए नए बदलाव लाने की जरूरत होती है, नए नए हमें जो है इस तरह के कदम उठाने की जरूरत होती है जिससे कि हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचे जो हमारा एक गोल है। और अगर हम वो प्रयास नहीं करेंगे तो वो बातें भर रह जाती है और वहां तक हम कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि भारत ने एक नए संसद का आगाज किया है और अब हम यहाँ से नई नई नीतियां बनाएंगे। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इसकी शुरुआत ही वुमेन बिल से होने जा रही है, ये अपने आप में एक और भी ऐतिहासिक बात हो जाती है कि हम जहां बात कर रहे हैं कि भारत में अगर आप महिलाएं वोटर लिस्ट देखें तो 43 करोड़ महिलाएं जो हैं वो वोट देती हैं और वहीं पुरुषों की अगर बात करें तो 46 करोड़ पुरुष जो हैं वो वोट देते हैं। तो एक तरफ बराबर बराबर महिलाएं और पुरुष वोट दे रहे हैं, लेकिन जो सीट है वो देखिए कितनी है, केवल 10% महिलाएं जो हैं इस वक्त लोकसभा में हैं या राज्यसभा की बात करें तो केवल 14% है। तो जो एक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है और इसलिए उस तरफ हमें कदम उठाने की बहुत जरूरत है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा कि महिलाओं को हम जो है एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हाँ वो आगे बढ़कर आ सकती हैं, वो जो है ऐसी जगह पर आकर के बैठ सकती हैं जहां वो इस तरह की नीतियां बना सकती हैं जो हमारे देश को और आगे लेकर के जाएगा। जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो पीछे छूट जाते हैं, उनको भी हम पकड़ करके आगे चल पाएंगे। और बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए ना अमनप्रीत जी, क्योंकि घर की अगर बात की जाए तो घर में तो महिला ही होम मिनिस्टर होती है, वो किस तरीके से महिला पूरे घर को चलाती है और जब ऐसे में भागीदारी निभाएंगी संसद के भीतर महिलाएं तो किस तरीके से देश को चलाएंगी, ये तो हम साफ तौर पर अभी से देख सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। देखिए रिशु, हमारे जो बाबा साहब थे B.R. अम्बेडकर, उन्होंने एक बार कहा था कि किसी सोसाइटी का अगर उन्नति का पैमाना आप तय करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उनकी जो महिलाएं हैं उनका जो लाइफस्टाइल है उसको देखिए। अगर वो उन्नत हैं तो वो सोसाइटी उन्नति करेगी। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश में। तो वैसे भी कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो 50% है आबादी का, पर 50% होते हुए भी आप ये देखो कि राज्यसभा में हमारी इन्वॉल्वमेंट जो थी 10% से भी कम है और लोकसभा की अगर बात करें तो 15% तक रही है। अगर ये 33% रिजर्वेशन जो आज बिल पेश हुआ है तो ये पूरा अगर पास हो जाता है दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो आने वाली जो संसद होगी उसमें महिलाओं की गिनती 181 के करीब हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात होगी। पर देखना ये है कि ये जो रिजर्वेशन है ये किस लिए लेके आते हैं हम लोग, इसलिए कि ये जो असमानता का पाड़ा होता है, लोगों में डिफरेंस होता है, एक बहुत अमीर होता है, एक बहुत गरीब होता है, या फिर एक के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उन्नति करने के बहुत सारे चांसेस हैं और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है। तो ये जो रिजर्वेशन है ये एक्चुअली इसीलिए लेके आते हैं कि ये जो निचले पदर के लोग होते हैं, ये कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास संसाधन कम है, जिनके पास उन्नति करने के चांसेस कम होते हैं, उनको थोड़ा ऊपर सरकार के द्वारा लेके आया जा सके। रिजर्वेशन जो है वो यूज करके उनको भी जो असमानता की चीजें हैं वो बराबर कर दी जाए। पर क्योंकि ओबीसी को इसमें अंदर नहीं रखा तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि जो महिलाएं अमीर परिवारों से संबंध रखती हैं या फिर पढ़ी लिखी हैं या फिर बहुत अच्छे सिटीज में रहती हैं, जो अच्छी जाति की हैं, तो उनके पास तो संसाधनों की कमी है ही नहीं है। ये जो 33% आरक्षण है ये ज्यादा जरूरत है उन महिलाओं को जो गांव में रहती हैं, रिमोट एरिया में रहती हैं, जिनके पास पढ़ाई नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। ये एक्चुअली उनको ऊपर लेके आने के लिए थी। पर ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पर खैर, अगर जो आज बिल पेश किया गया है लगता है कि सर्वसम्मति से पास भी हो जाएगा, क्योंकि पिछले 27 साल से ये बिल लेके आ रहे हैं। 1996 में जब देवगौड़ा जी की सरकार थी तब ये पहली बार पेश किया गया था। उसके बाद 98 में आए, वाजपेयी जी थे तब भी, और वाजपेयी जी के होते होते 3-4 बार ये पेश किया गया। फिर यूपीए सरकार आई उसके दौरान भी, पर कभी ना कभी या तो राज्यसभा में या लोकसभा में
ये दोनों सदनों में एक में पास होता था, एक में नहीं होता था, तो इस बिल पे कभी भी पूर्ण बहुमत जो है वो आ नहीं सका। लेकिन तो ऐसा इस बार कह सकते हैं कि कोई अड़चन नहीं आएगी। उसका एक बड़ा कारण है, पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी तैयार है, हर कोई इस पर तैयार है। जी, उसका शायद एक सबसे बड़ा कारण है कि जो इंडिया गठबंधन आया है। आऊंगी बिल्कुल, क्योंकि कई और खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वीना, हम यहाँ पर बिल को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन संसद की कार्यवाही आज नए भवन में शिफ्ट हो गई है। भारत ने तमाम ऐतिहासिक पलों के गवाह पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया, लेकिन इसी संसद भवन के भीतर आधी रात में देश की आजादी का ऐलान हुआ था। तमाम यादों, तमाम इतिहास को समेटे हुए है पुरानी संसद। किस तरीके से देखती हैं आप इसको? पहले मैं सभी को आज गणेश चतुर्थी की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और लोगों को मैं आज हमारे लिए हर्ष है। जी मैम, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। आज हमारे लिए बहुत ही महिलाओं का बिल संसद में तो उसके किया गया है, तो उसके लिए आप सभी महिलाओं को और समस्त देशवासी महिलाओं को चाहती हूँ कि हमारे लिए बहुत विषय है। और ये जो संसद में जो है, हमारे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और जब संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो हमारा सभी काम बहुत ही ऑनेस्ट होकर होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत ही ऑनेस्ट होकर काम करती हैं, बहुत ही निष्ठापूर्वक काम करती है। जी डॉक्टर वीना, अगर आपने टीवी चलाया हुआ है तो प्लीज उसकी वॉल्यूम आप पहले कम कर दीजिए। नहीं, टीवी नहीं चला रहा। जी, किसी के घर पर भी अगर टीवी चला है तो जरा उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सुमन चाहर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमन चाहर आपका। डॉक्टर सुमन, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए कि संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन के नाम से जानी जाएगी। पीएम ने कहा कि इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। आपको क्या लगता है, पुरानी संसद की तरह नए संसद भवन में समाज के लिए किस तरह की चीजें साकार हो सकती हैं? डॉक्टर सुमन, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ जी। कैन यू रिपीट इट प्लीज? बिल्कुल मैम, सवाल आपसे यहाँ पर ये था कि अब देखिए पुरानी संसद को छोड़कर अब हम नए संसद की तरफ बढ़ गए हैं, नए भवन में हम यहाँ पर जा रहे हैं और इतिहास रहा है पुरानी संसद का। अब ऐसे नए संसद में जब हमने प्रवेश किया है तो कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस नई संसद से साकार होंगी, सबका साथ, सबका विकास देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहला जो कदम हुआ कि जो महिलाओं का जो आरक्षण का बिल की जो पेशी हुई है और आगे नई संसद पास करेगी उसे, ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है। और हम आधी आबादी हैं, 50%, और यदि हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली विकास भी अच्छा होगा। लेकिन जैसे मैं सुन रही थी पहले, हमारे जो एक स्पीकर ने कहा कि डर इस बात का है कि इसमें धनाढ्य महिलाएं, एलीट क्लास का वर्चस्व ना हो जाए। इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सभी क्लासेस को मिलना चाहिए, जिससे कि सभी वर्ग की महिलाएं आगे आए और हम उस पे अपने देश के विकास के लिए कार्य कर सकें। और नई संसद, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो 27 साल से पुराना बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, कई बार बीच में आवाजें उठी महिला आरक्षण होना चाहिए। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन कितना कम है, हम लोकसभा में लगभग 10% है प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, और विधानसभाओं में हार्डली 5%, जबकि ऐसे भी देश है जहाँ पे 50% से ज्यादा है रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आप रवांडा ले सकते हैं, लैटिन अमेरिका है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, जो मतलब जो हमसे वैसे देखा जाए बहुत पीछे हैं, लेकिन महिला की जहाँ सशक्तता की बात आती है, महिलाओं के जब अधिकारों की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। जी।
उसके हमें समझने की बहुत जरूरत है। और आने वाले समय में नई संसद का जो शुभारंभ होगा तो हम मानते हैं कि हमारी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उससे जो है बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो एक चीज में विश्वास करती हूँ, अगर महिलाओं का विकास है तो समस्त समाज का विकास है, क्योंकि महिला जो है वो समाज की धुरी है। वो घर भी चलाती है, समाज को भी चलाती है और अपनी जो विचारधारा है वो बच्चों में देती है, अच्छे संस्कार देती है, जिससे कि वो अच्छे नागरिक बनते हैं। बिल्कुल, अच्छे संस्कार महिला देती है जब वो परिवार में रहती है तब भी, और जब वो परिवार के बाहर निकलती है तब भी। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, खुद एक चिकित्सक है। देखिए, सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए भी प्रेरित करता है। आपने और हम सभी ने पुरानी संसद के कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, कई प्रधानमंत्री के दौर भी देखे हैं। आज जब हम पुरानी संसद से नए संसद भवन में शिफ्ट हो गए हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक आम नागरिक के तौर पर हमेशा प्रेरणा देती हैं? देखिए, मैं बोलूंगी कि भारत के जितने भी ऐतिहासिक कदम हैं वो सभी पार्लियामेंट में ही उठाए जाते हैं और जितने भी हम बड़े बड़े फैसलों की बात करें वो सभी सदन में लिए जाते हैं, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल बिल हो, हमारी किसी भी समस्या से जुड़ी हुई बात हो। तो मैं ये बोलूंगी कि देखिए, सदन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो हमारे दिल को छूते हैं। कई बार वो बहुत सारे लोगों की स्पीचेस ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छूती हैं। कई बार जो जिस तरह के कड़े कदम उठाए जाते हैं वो आपके दिल को छूते हैं कि इतना अच्छा कदम उठाया गया या सरकार ने हिम्मत के साथ ये कदम उठाया है, वो आपको भी हिम्मत देता है कि सरकार हिम्मत से कदम उठा रही है। अभी कोविड के समय में हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने पूरे जो कोविड की पूरी समस्या थी उसको किस तरह से हैंडल किया, वैक्सीन का रोल आउट कैसे किया। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, मैं बोलूंगी, जो हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। हर भारतीय को ये पता है कि ये जो हमारी सदन है यही से हमारा सब कुछ चलता है, यही हमारे भारत का एक प्रतिबिंब है जो पूरे विश्व में जाता है। जो हमारे सदन में होता है वो पूरा विश्व देखता है और वो पूरे विश्व पर रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हमारे भारत के लिए है और इसीलिए इसकी गरिमा को बनाते हुए एक नई सदन बनाई गई है, ताकि जो हमारी नई जरूरतें हैं, जो हम जिस तरह की नई जो इस वक्त पॉलिसीज लाने जा रहे हैं उनको वो बेटर सूट करता है, वहां से हम ये चीजें जो करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस निर्णय के साथ ये कदम उठाया गया है ताकि हम एक नए भारत की जो बात कर रहे हैं, देखिए आज अगर आप बात करें तो भारत में हर दिशा में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम फाइनेंशियल बात करें, चाहे हम जो हमारी औरतों से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं उनकी बात करें, ये हर पहलू पे, स्पोर्ट्स, हर पहलू अगर आज आप भारत में देखें तो एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जब हम इस तरह के परिवर्तन की बात करते हैं और आगे हमने गोल बना के रखा है कि हमें भारत को वर्ल्ड की तीसरी इकॉनमी बनानी है, हमें विश्व गुरु बनना है, हमें भारत से सारी बीमारियों को खत्म करना है, हमें किस तरह से आगे, तो जब हमारा आगे का एक रोड मैप तैयार है तो उसमें बढ़ने के लिए हमें नए प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होगी, हमें इस चीज की भी जरूरत है कि हम नई जगह से कदम उठा करके आगे बढ़े, ताकि लोगों में एक जो है संदेश जाता है कि भारत अब तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और देखिए, जहां तक बात आरक्षण की है, जिस तरह से बिल्कुल सही आप कह रही हैं, भारत अब तैयार है। और देखिए, कोविड के टाइम पे भी हमने देखा ना कि किस तरीके से जब कोविड आया तो बाकी तमाम जितने भी देश थे किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई थी, लेकिन हम स्थिर रहे और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द तीसरे नंबर पर आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सभी महिलाओं से मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे संसद का आज से श्री गणेश हो गया है, लेकिन पुरानी संसद की कई ऐसी बातें हैं जो देश का बच्चा बच्चा आज भी दोहराता है। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ विष्णुप्रिया सिंह साहित्यकार जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एपीएन न्यूज में। विष्णुप्रिया जी,
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं जब उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन नए संसद भवन से जब कभी पुरानी संसद की बात होगी तो जोश और जुनून से जुड़ी यह कविता हर सांसद जरूर दोहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम। और देखिए कि इतनी कोशिशों के बाद आज वो ऐतिहासिक दिन आया है कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कैबिनेट में अप्रूवल मिल गया है और आगे बस यही उम्मीद है कि ये हो जाए, बिकॉज जिस हिसाब से हम खुशियां मना रहे हैं बस ये कायम रहे। बट मुझे लगता है कि जितना मैं आज देख पा रही हूँ, थोड़ा विपक्षी दल को मुझे लग रहा है ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो 2 पल की भी खुशी मुझे लग रहा है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ ना से तो कुछ सही। और देखिए लोग कह रहे हैं हम 27 साल से इंतजार कर रहे हैं, 27 साल से, बट मैं आपको सच बताऊं तो हम 75 ईयर्स से इंतजार कर रहे हैं मैम इस दिन का। बिल्कुल, हर कोई इंतजार कर रहा है इस दिन का और जाहिर सी बात है क्योंकि 27 साल से अटके बिल को पास करा लेना क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन इस मुद्दे पर अमनप्रीत जी सब एक साथ आज के दौर में, आज के समय में, विशेष सत्र में साथ में नजर आ रहे हैं। और देखिए ये पूरा महिलाओं का पैनल है। ऐसे में हिंदुस्तान की कुछ महान राजनेता महिलाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनके सामने अच्छों की जो बोलती है वो बंद हो जाती थी। बात चाहे इंदिरा गांधी की हो, सुषमा स्वराज की हो, मीरा कुमार को लेकर हम बात करें या प्रतिभा पाटिल को लेकर बात करें, संसद में महिलाओं ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। देखिए रिशु, आज का दिन जो है हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कारण ये है कि जो 27 साल से ना हो सका वो आज हुआ है। आप ये देखिए कि हमारी जो मंत्रिमंडल इस बार का है, हमारी जो मोदी सरकार है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना चाहती जो उनके जो एक कहते हैं ना कि एक उनकी शोभा बढ़ाए या फिर उनके जो क्रेडिट है उसका क्रेडिट मंत्रिमंडल को इसको जाए या फिर मोदी सरकार को जाए। तो ये भी ये जो संसद का इनॉग्रेशन करना, संसद का चेंज करना, पुरानी से नई में जाना, जैसे कल का दिन था, आज का दिन था, दोनों दिन हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। और साथ के साथ ये लिखा जाएगा कि तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो एक तरह की ये कह लो कि आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में कहा कि शायद उनको चुना गया था। मतलब ये जो हिस्ट्री है ये इनके नाम से ही होगी, इनके कार्यकाल दौरान होगी। ऐसा भी ये देखिए कि सब नियमित होता है। हम ये कह सकते हैं जो कुदरत है वो अपने हिसाब से कार्य करती है, जो भगवान है अपने हिसाब से कार्य करते हैं। आप ये देखो कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं जो है हमारे देश में जो सूझवान महिलाएं हैं उनकी कमी नहीं है, टैलेंटेड जो महिलाएं हैं उनकी कमी नहीं है। हम इंदिरा गांधी की बात कर सकते हैं, हम विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर सकते हैं, सुषमा स्वराज का आपने नाम लिया, द्रौपदी मुर्मू जो देखिए एक आदिवासी एरिया से आई हैं, राष्ट्रपति के संविधानिक पद पे विराजमान हैं, कल्पना चावला थी जो स्पेस तक चली गई। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हम आज याद कर सकते हैं। उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने टैलेंट को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और आज हम सब इस डिबेट में भी और वैसे भी जब हिस्ट्री की बात आती है तो हम उन महिलाओं को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने पॉजिटिवली अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है इस संसार में, इस देश में, वो दिखाई है। तो कारण एक ही है कि मौके तो देखिए सबको मिलते हैं, उसको पॉजिटिवली यूज कैसे करना है। उसको अगर 33% आरक्षण मिल रहा है उसके बाद जो महिलाएं हैं अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व कैसे करेंगी। आप ये देखिए कि पहले भी पंचायती जो इलेक्शन होते हैं उसमें रिजर्वेशन थी महिलाओं की। और होता क्या था रिशु कि जो महिलाएं जो सीटें रिजर्व होती थी वहां पे जो महिलाएं जीतती थी, या तो अगर वो अनमैरिड होती थी तो उनके भाई, उनके पिता उनका जो काम है वो संभालते थे, और अगर वो मैरिड होती थी तो उनके हस्बैंड वो सारा काम, मतलब जो पंचायत के जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, वो सारे काम वो करते थे। सिर्फ नाम के लिए महिला को वहां से जिता दिया जाता था। लेकिन सवाल तो अभी भी यहाँ पर यही है। डॉक्टर वीना जी से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर वीना जी, क्योंकि महिलाओं की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ेगी, उनका नेतृत्व बढ़ेगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल भी उन्हीं के हाथों में होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथों में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब तक जो होता आया है जो महिलाएं जीत रही हैं, लेकिन जो अभी अमनदीप जी ने जो कहा है, जो पीछे से उनके या तो फादर कर रहे हैं या उनके मतलब पेरेंट्स करते हैं, मतलब या तो उनके हस्बैंड या उनके फादर, महिलाओं को करने नहीं दिया जाता है।
तो ये चीजें महिलाओं को अपने हाथ में लेके करना है कि महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है, हमेशा करते आई, लेकिन महिलाओं को दर्जा दिया नहीं गया है। जो इस आरक्षण से महिलाएं और सशक्त बनेंगी और महिला के अंदर काम करने की शक्ति तो है ही, और उससे 4 गुना शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि महिला पुरुष से भी आगे निकल के अपने देश को, समाज को आगे लेके जा पाएंगे। जी, डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही थी इस दौरान, लेकिन डॉक्टर स्वाति एक और चीज आपसे, ये मौसम बदलने का समय है और उसी समय संसद बदल गई है। संसद और देश दोनों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्या कहेंगी इसको लेकर आप? बिल्कुल, देखिए रखना होगा, और इसको सब चीजों को मुझे लगता है कि हमें बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो पूरा विश्व है वो भारत की तरफ देख रहा है, और भारत में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और खास तौर से इस तरह के जो पॉजिटिव परिवर्तन भारत में होते हैं उन सब का हम देखते हैं कि बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे अभी हमने G20 भी देखा कि कितने अच्छे तरीके से भारत में हुआ और पूरे विश्व में हमारा वर्चस्व जो है वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि रुपी में जो है अब हम ट्रेडिंग करना हमने शुरू कर दिया है कितने देशों के साथ। तो ऐसी तमाम और चीजें हैं जहाँ पे भारत को एक एज मिल रही है, एक बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें इन सब चीजों की तरफ एक पॉजिटिवली देखना चाहिए। दूसरा, देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोटा विद इन कोटा, या हम बोलते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है लेकिन उसमें भी हमें दलितों को और ज्यादा रिजर्वेशन देने की जरूरत है, या हम ये बोले कि नहीं, सरपंच पति जो है वो पत्नियों से ज्यादा जो है सक्षम है और महिलाएं जो है रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, तो मुझे लगता है कि हमें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि परिवर्तन कितना आया है, क्योंकि जब आप ऐसी सोसाइटी से उठ करके आते हैं जो पुरुष प्रधान है, जहां पर महिलाओं को कभी तवज्जो दी ही नहीं गई है, जहां कभी महिलाओं से ये उम्मीदें नहीं रखी गई है कि वो इस तरह की कुछ चीजें कर पाएंगी, लीडरशिप रोल में आ पाएंगी, तो वक्त लगता है चीजों को बदलने में। आज हम जब ये रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, आज जब हम ये सुधार लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल ही सब कुछ बदल जाएगा। आने वाले वक्त में ये हमारे लिए एक सीख भी बनेगा, इसमें हम और सुधार भी लेकर के आएंगे। हो सकता है 3 साल 2 साल के बाद अगर हम देखें कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रहा है या दलित जो वुमेन है वो आगे नहीं आ रही है, तो शायद हमें उन्हें भी रिजर्वेशन देने की जरूरत हो या उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत हो। लेकिन शुरू से ही अगर हम ये मान करके चले कि नहीं, हमें सब चीजों में रिजर्वेशन करना है, हमें इन चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है हम स्पीड ब्रेकर्स पहले लगा देते हैं चीज के शुरू होने से पहले ही। तो हमें स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगाने चाहिए। हमें इसको एक ऐतिहासिक कदम की तरह से देखना चाहिए कि एक भारत में अब हम पुरुष प्रधान से महिला प्रधान की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, हमारी महिलाएं ज्यादा होंगी तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक महिला प्रतिनिधि की तरफ जाने में, अपनी समस्याएं कहने में, और महिलाएं भी उन समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगी। और आने वाले वक्त में हम धीरे धीरे महिलाओं के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे जरूर। आज क्योंकि महिला के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो शायद उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता हो, ऐसा लगता हो कि वो अभी भी कुछ डिसीजंस के लिए अपने परिवार पर या अपने घर वालों पर थोड़ा सा निर्भर रहती है। लेकिन ये समय के साथ परिवर्तन जरूर आएगा और हम देखेंगे भी, और अभी हम देख भी रहे हैं। अगर आप मौजूदा हालात में भी देखें, जिस तरह से महिलाओं ने मंत्रियों के पद पर, मुख्यमंत्रियों के पद पर, गवर्नर के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, हर पद जिस तरह से महिलाएं अपना सारा जितना भी उनका कार्य है वो इतने सुचारू रूप से कर रही है और बेहतर तरीके से कर रही है। बिल्कुल। और ऋतु सिंह जी, महिलाओं की अगर यहाँ पर बात करें तो महिलाएं तो सदियों से इस देश को सुशोभित कर रही हैं। बिल्कुल ऋषु, मैं वही कहना चाह रही थी। जैसे अभी अमनप्रीत जी ने कुछ नाम लिए, इंदिरा गांधी जी, सुषमा स्वराज जी, तो देखिए ये तो बात अभी के युग की। अगर हम पौराणिक युग में जाएं ना ऋषु, वेदों के युग में जाएं, तो मुझे ये लगता है कि ये स्थिति आई क्यों। आरक्षण की जो हम आज बात कर रहे हैं 33%, एक समय था कि हमारी जो विदुषियां थी, मैथिली है, लोपामुद्रा है, गार्गी है, विद्योत्मा है, ऐसी जगहों पर जहां पर उन्होंने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है पौराणिक काल से। हम बात करते हैं अगर वेदों की, तो आप सोचिए उसमें 10 सूक्त मैथिली द्वारा लिखे गए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो जब आदि काल में महिलाओं का दर्जा इतना ऊंचा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस पर हमारा देश संचालित होता था। और आज ये स्थिति आई कैसे। और अभी भी बात 33% को लेकर हम लड़ रहे हैं। देखिए ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 27 वर्षों से हमें 33% नहीं मिल रहा है।
है, जबकि मैं तो कहना चाहूंगी कि स्त्री शक्ति जो है जननी है, सृजन करती है, सृजन करता है, तो उसको कम से कम 50% तो चाहिए ही चाहिए ना। और अगर रूल्स की बात करें तो 60% होना चाहिए, क्योंकि जो संसद में जो रूल्स ला रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, उनको जन्म देने वाली भी स्त्री शक्ति है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए, अगर भागवत गीता पढ़ी हो तो भगवान कृष्ण ने वहां कहा है कि मैं महिलाओं में जो बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति के रूप में मैं उनके अंतर्मन में विराजमान रहता हूँ। इतने ऐसे देश में जहां पर स्त्रियों को इतना पूजा गया, इतना आदर सम्मान दिया गया, वहां पर आज हम 27 सालों से 33% आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश की नहीं हो सकती। तो हमारे जो आज बिल पारित होने जा रहा है या जो इस पर बहस हो रही है, निश्चित तौर पे ईश्वर देर है अंधेर नहीं है, देर आए दुरुस्त आए जैसा हाल है कि चलो इतने वर्ष हो गए, लेकिन अब मुझे लगता है देर नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो लोग हैं अवश्य इस बिल को पारित करेंगे और इस पर स्वीकृति आनी ही आनी है। बस यही है कि अपनी देश की महिलाओं के लिए महिलाओं को आवाज उठाना पड़ेगा हमेशा। जब तक आप तो ज्योतिषविद है ना, और कहा भी जाता है कि ज्योतिषविद तो दूर की चीजें देख लेते हैं, तो आप तो कह ही रही हैं कि पास मैं बहुत हो ही अच्छी बात जाएगा। बता रही हूँ, 2024 आ रहा है रिशु, है ना, और शुक्र का अंक है, अगर हम 2 और 4 को मिलाते हैं 6 का अंक आ रहा है। स्त्री शक्ति का प्रतीक है शुक्र का अंक। तो ये जो साल है 2024 वो स्त्रियों का ही होना है। सारे जो बड़े बड़े पद हैं सब तो कुछ ऐसा मंत्र भी बता दीजिए ना ऋतु जी, कुछ ऐसा मंत्र भी बता दीजिए कि 33 से ये 50% हो जाए, आप ही की बात रह जाए। देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला ना अपनी स्पीच में कि स्पेस से स्पोर्ट तक महिलाएं हैं, चंद्रयान तक, तो वो स्वीकारोक्ति तो है हमारे देश में महिलाओं की। लेकिन आज जब ये फैसला स्वागत योग्य है कि इसको बिल में लाया गया, अब भले ये चुनावी एक जो भी कहा जाए कि 2024 में चुनाव है इसलिए, मतलब कुछ भी हो, महिलाओं को तो फायदा हो रहा है ना। एटलीस्ट हमारा कार्य साध्य होना चाहिए, क्योंकि साधन से ज्यादा साध्य इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अब ये होना चाहिए, हमारे फेवर में आना चाहिए फैसला, ये ईश्वर से कामना है। और मंत्र भी जरूर बताऊंगी आपके नेक्स्ट डिबेट में, पक्का मंत्र बताती हूँ। ठीक है। डॉक्टर सुमन चाहर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुमन चाहर, अभी आपने सुना यहाँ पर ऋतु सिंह को भी, और इससे पहले मायावती ने भी इसी बात का जिक्र किया कि 33% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हम लोग 50% हैं, पर ठीक है, जहाँ 10% और 5% लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन अभी वर्तमान में है, उसको तो देखते हुए तो 30% ठीक है। और हो सकता है आने वाले समय में जब महिलाएं जब 33% होंगी तो वो 50% के लिए बिल के लिए भी जब फाइट करेगी, और वो भी दिन आ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अभी हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश, ठीक है, फिर आएगा नारी प्रधान देश है, क्योंकि हर क्षेत्र में जब महिलाएं आ जाएंगी, आपके पॉलिटिक्स में, बाकी तो टेक्नोक्रेट्स हैं, और जितना भी आप डॉक्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, ब्यूरोक्रेट्स है, IPS है, आर्मी है, सब जगह लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है शिक्षा की। आज भी हमारे गांव दूर दराज में ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर लड़कियों को शिक्षा का अभाव है, उस पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। तो तभी हम आगे की बात कर सकते हैं। मैं तो 1970 से देख रही हूँ, तो सबसे बड़ा बदलाव आया है वुमेन एम्पावरमेंट में, वो एजुकेशन लेके आई है। अब लड़कियों को पहले हम देखते थे 70s 80s में वो गर्दन झुका के चलती थी सड़क पे, अब वो गर्दन उठा के चलती है, सिर उठा के चलती है और गर्व के साथ चलती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें महिला शिक्षा को और आगे लाना है, और संपूर्ण देश में इसकी कवरेज हो, रूरल एरियाज में, ताकि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। लड़कियों को जो भी हमें रिजर्वेशन देने हैं और स्कॉलरशिप देनी है, अभी जो वर्तमान सरकार है इससे ज्यादा, जैसे किसान है, किसान जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर हमें बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अन्नदाता है, मेहनत करती हैं, सब कमाती हैं, और वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो हमें इस तरह के विषयों पर आगे आना पड़ेगा कि हम बिल्कुल, कई चीजें ऐसी हैं जिन पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विष्णुप्रिया, संसद का विशेष सत्र चल रहा है और चीजों का तो अभी साफ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, मैं देखिए ऋतु जी से भी बहुत सहमत हूँ,
और देखिए जैसे कि उन्होंने श्लोक बोला, मैं बोलना चाहूंगी जी। या देवी सर्व शक्ति रूपेण संस्था। हाँ। बस इसी चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। और देखिए कितनी मतलब कितनी ऐतिहासिक बात हो गई, ये आज पहला सत्र था। और देखिए टॉपिक देखिए क्या है, विमेन एम्पावरमेंट का। ये हमारे बहुत गर्व की बात होनी चाहिए और हमें इतना चाहिए कि कितना हम औरतों के लिए सोच रहे हैं, हम खुद के लिए खुद उतना एम्पावर कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया कि हम इतना इंतजार करते हैं, उसके बाद में आपको एक चीज बता सकती हूँ कि हमारी पॉपुलेशन 50% जो महिलाओं, उसको पहले सिर्फ 14 से 15% रिजर्वेशन मिला हुआ था, और आप देखिए तो 33% मिल रहा है। तो देश में कितना बदलाव आया। मुझे लगता है कि अभी सोचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा बदलाव आ सकता है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है मतलब उम्मीदों से परे बदलाव आ सकता है। डॉक्टर वीना, देखिए संसद में 4000 से ज्यादा कानून पास हुए, लेकिन अब नया संसद भवन नए बिल पास करा के केंद्र सरकार का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है, और इस कड़ी में पहला बिल महिला आरक्षण को लेकर ही है। उम्मीद है कि बरसों से आधी आबादी जिस तरह से डिमांड कर रही थी, विशेष सत्र में ये पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पूरी हो जाएगी, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो, क्योंकि महिलाएं काम तो पूरा कर रही है। बिल आने से पहले ही महिलाएं समाज में पुरुषों से ज्यादा काम कर रही है, लेकिन महिला के काम पे का तवज्जो नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा। तो वही काम को बिल के माध्यम से महिलाओं को काम को आगे लेकर आएंगे, और जो हमारे धरती से हमारे जो परसेंट हमको इतना बिल हमको मिला है, उससे डबल हम लोगों को काम करके हमको दिखाना पड़ेगा कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम कर रही है, और जो हमको 50% हमको 60% हमको देना चाहिए। हम एक सरकार करते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती है, हमको 33% तो बहुत ही कम है जी। उनको 60% देना चाहिए, पुरुषों से ज्यादा देना चाहिए। चलिए, तो देखिए पहले 33, फिर 50 और अब सीधा 60 पर आ गए हैं महिलाएं। मतलब महिलाओं की सोच को सलाम है यहाँ पर। अमनप्रीत जी, अमनप्रीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले लिए। अब महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है तो उन्हें सबसे बोल्ड फैसलों के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के फैसलों की अगर बात करें तो 370 जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, 35 से उसको लाए, वो 3 तलाक वाली बात करी उन्होंने, और सिर्फ बात ही नहीं करी, उन्होंने वो सब लागू भी करवा दिया। और ऐसे ही इस बिल के बारे में भी हम ऋषि जी ऐसे ही सोच सकते थे कि ये बिल भी तो कोई पास नहीं करवा सका। कितनी सरकारों में कितने प्रधानमंत्रियों के दौरान ये बिल पेश किया गया, और कभी राज्यसभा में पास हो गया, कभी लोकसभा में पास हो गया। तो 2010 में तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बिल की कॉपियां जो संसद है उन्होंने जो इसके अंदर ही, बिल्डिंग के अंदर ही फाड़ दी थी। तो ये नौबत तक आ गई थी। उसके बावजूद भी अगर हम सारी पार्टियों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस ऐसी थी जो सपोर्ट कर रही थी कि विमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए। और अगर सपा की बात करें, बीएसपी की बात करें, जेडीयू, आरजेडी, ये सारे थे ये जो विरोध में थे। इनका कारण क्या था कि ये जाति को लेके ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। इनका मतलब ये था कि जातीय जनगणना के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो होनी चाहिए, महिलाओं को ऐसे नहीं। आप ये देखिए, जैसे हम अगर बिहार की ही बात करें तो लालू जी, आपको पता है कि जब वहां पे वो नहीं इलेक्शन लड़ सकते थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम की पोस्ट पे उन्होंने लड़ाया भी और जिताया भी। और उसके बाद सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार राबड़ी देवी जी सीएम बने। लालू जी की आपने यहाँ पर बात की तो उनके तो कई ऐसे भाषण हैं जो ऐतिहासिक हो गए हैं, और आज भी जब संसद की बात होती है तो ऐसे में लालू जी के भाषण हमें जरूर याद आते हैं। विष्णुप्रिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस दौरान, लेकिन माफी चाहूंगी क्योंकि मुझे एक मंत्र जरूर पूछना है यहाँ पर, और समय भी हो रहा है इस डिबेट को समाप्त करने का। तो रितु जी के पास में जाना चाहूंगी। रितु जी, देश को चलाने की जिम्मेदारी जितनी भारतीय नेताओं के ऊपर है उतनी ही हर एक नागरिक की भी होनी चाहिए। नए संसद भवन में सभी सांसद बखूबी अपने काम को करें और पक्ष और विपक्ष दोनों प्रेम और सद्भावना के साथ रहें। इसके लिए हम आज किस तरीके से बप्पा से प्रार्थना कर सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। और संसद भवन ना जन भावनाओं से जुड़ा होता है, बहुत ही इमोशनल जगह है वो। जैसे कि जब वहाँ पे फैसले लिए जाते हैं ना रिशु, तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत भी होती हैं और बहुत लोगों को बहुत खुशी भी मिलती है। तो सारे तरह के फैसले लिए जाते हैं, एक तरह से परिवार का ही एक बड़ा रूप है संसद। तो पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य रहना चाहिए, इसके लिए गणपति बप्पा से बिल्कुल प्रार्थना करनी चाहिए। और गणपति बप्पा की जो जननी है माँ आद्य शक्ति, आज बात हम महिलाओं की कर रहे हैं, तो माँ आद्य शक्ति को कैसे भूल सकते हैं। जैसा अभी विष्णुप्रिया ने भी बोला कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो माँ की आज आराधना कीजिए और उनसे ये वरदान लीजिए कि बहुत ही सामंजस्य और प्रेम पूर्वक सौहार्द वातावरण में ये नया संसद भवन हमारा कार्य करे और कभी भी ऐसे जो ये बिल फाड़ने वाली नौबत ना आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महिलाओं का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज भारत एक नई चेतना के साथ जाग उठा है, भारत एक नई ऊर्जा से भर गया है। यही चेतना और ऊर्जा करोड़ों लोगों के सपनों को संकल्प में बदल सकती है और उन संकल्पों को हकीकत में बदल सकती है। हमारे लिए छोटे छोटे मुद्दे में उलझने का समय खत्म हो गया है। सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री ने आज यही कहा कि समय की मांग है, ये हर किसी का कर्तव्य है। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।